प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल के नामकरण के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियोज़ में मैंने आपको संक्षिप्त में ये बात बताई थी कि रीतिकाल का नामकरण उस काल के कवियों की कविता लिखने की जो रीतिबद्ध परंपरा थी उसके आधार पर किया गया, परंतु आज विभिन्न लेखकों और साहित्यकारों के मतांतरों के अनुरूप अब मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल ही सर्वमान्य क्यों है और उसके और कौन कौन से नाम हैं। तो इस व्याख्यान में हम रीतिकाल के नामकरण पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य रचना के जो 200 वर्ष हैं, यानी 1700 से लेकर 1900 तक का जो काल है, संवत 1700 से 1900 तक का जो काल है, वो साधारणतः रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो साहित्य के मध्यकाल का जो 2 भागों में विभाजन करना है ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस काल में, इन दोनों कालों में साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं उनके विकास में भिन्नता आई और एक मोड़ आया। तभी से नवीन प्रवृत्तियों का काल इसे मान लिया गया। यानी जो पूर्व मध्यकाल है उसमें भक्ति की रचनाएं प्रमुख थीं और उन्हीं रचनाओं ने एक मोड़ लिया और वो उत्तर मध्यकाल कहलाया। आचार्य शुक्ल जी ने भी इसे कहा है कि जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण नहीं बताए जाएंगे तब तक इस विभाग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इनमें काफ़ी भिन्नता थी। दोनों विभागों में पूर्व और उत्तर कालों में काफ़ी भिन्नता थी, इसलिए इसका अलग अलग विवेचन करना ही अधिक उपयुक्त है। हम देखते हैं कि मध्यकाल के प्रारंभ में जो भक्ति काव्य धारा प्रवाहित हो रही थी, संवत 1700 के लगभग उसने एक नया मोड़ ले लिया, है ना। और ये मोड़ चिंतामणि त्रिपाठी जो संवत 1700 के आसपास थे, उन्होंने इस प्रकार से भक्ति काव्य से जो पृथक प्रवृत्तियों का समय था उसे रीतिकाल का नाम दे दिया। उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसे पढ़ने से पता चलता है कि भक्ति काल की तरह रीतिबद्ध रचना की परंपरा भी अलग अलग प्रकार से थी, क्योंकि रीतिकाल के भीतर भी रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली उसका तो उपविभाग नहीं किया जा सकता, परंतु रीतिबद्ध और रीतिमुक्त जो प्रवृत्तियां थी उनको अलग अलग किया जा सकता है। मिश्र बंधु जो थे उन्होंने इस काल को अलंकृत काल कहा। यानी कई बार पेपर में जो छोटे प्रश्न आते हैं उनके अंतर्गत इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस काल का नामकरण ये किसने किया। तो इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि चिंतामणि त्रिपाठी जी ने इसको रीतिकाल का नाम दिया और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसके अंतर्गत ऐसे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। और परंतु मिश्र बंधुओं ने जो ये नामकरण किया वो विद्वानों को स्वीकार नहीं हुआ और रीतिकाल नामकरण जो है वो अधिक सार्थक महसूस हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने भी इस पर अपने विचार किए और कहा कि रीतिबद्ध रचनाओं में कई प्रकार की रचनाएं मिली, किंतु उनको अलग नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल नाम रखकर भी वे संतुष्ट नहीं हुए मिश्र जी, और उन्होंने रीतिकाल नामकरण का कोई सामान्य लक्षण भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि
ग्रंथों की प्रसिद्धि होने से इसे रीतिकाल नहीं कहा जा सकता। किसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत सारे ग्रंथ जब चले आते हैं तो उस ढंग की सारी रचनाएं उस काल के अंतर्गत मान ली जाती हैं, चाहे और दूसरे ढंग की जो अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें मिल जाती हैं, परंतु जो प्रसिद्धि है वो लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। यानी कोई चीज़ तभी प्रसिद्ध होती है जब अधिक लोग उस ओर प्रवृत्त होते हैं। तो जब इन दोनों सिद्धांतों पर विचार करते हैं तो ये लगता है, मिश्र जी ने जैसा कहा कि ऐसा लगता है कि हम जिस काल की बात कर रहे हैं यानी रीति काल में श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रचुरता है और श्रृंगारात्मक ग्रंथों की ही विशेष प्रसिद्धि है। श्रृंगार की वृत्ति को ही उस काल का एक निर्दिष्ट और सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। श्रृंगार कहीं से रीतिबद्ध है और कहीं से रीति मुक्त है। तो इस विषय में मिश्र जी ने अपने इस तरह से विचार व्यक्त किए और पंडित विश्वनाथ मिश्र जो थे उन्होंने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया है। घनानंद कवित्व की प्रस्तावना में उन्होंने ये कहा कि प्राय रीतिकाल नामकरण से समर्थकों ने रीति मुक्त कवियों को अपने रास्ते से हटाने का बड़ा सुगम उपाय उन्हें फुटकर खाते में डालना समझा। यानी जो उस काल में रीति मुक्त कवि हुए उनके ऊपर विशेष ध्यान लोगों ने नहीं दिया। ऐसे में बहुत से ऐसे कवि उस फुटकर खाते में चले गए जिनमें आलम, घनानंद, ठाकुर और बोधा जैसे नाम आते हैं, जो रीतिकाल की जो व्यापक प्रवृत्ति थी श्रृंगार और प्रेम उसके उन्मत्त गायक थे। ऐसे कवियों को नज़रअंदाज करना उचित नहीं था, इसलिए क्योंकि यही प्रेम के उन्मत्त गायक रीतिकाल की सबसे अधिक व्यापक प्रकृति जो श्रृंगार था उसको लेकर चले थे, अतः उनकी यूँ उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनके विवेचन तो मुख्य प्रवृत्तियों के निरूपण में बहुत महत्व के हैं। उनका विवेचन किया जा सकता है और उस काल के विषय विवेचन में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मिश्र जी ने ये भी कहा कि रीति पद्धति पर कविता करने वालों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। एक तो वे जो रीति के बंधन में केवल शास्त्र स्थिति संपादन करते थे या दोहों में लक्षणों को पद्यबद्ध करके लक्ष्य रूप में अपनी रचना लिख दिया करते थे, और दूसरे वे थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे पर जिनकी रचना पूर्णतया रीतिबद्ध है। तो लेखक साहित्यकार ये कहते हैं, मिश्र जी ने ये भी कहा कि प्रथम प्रकार के जो कवि हैं वो भक्ति काल के बीतते न बीतते हिंदी में श्रृंगार की धारा जो चल रही थी उसमें निमग्न हो गए। श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए अधिकतर कवियों ने रीति को अर्थात रस, नायक नायिका वर्णन, अलंकार, पिंगल आदि जो काव्यांग थे उनके भेदों को आधार बनाया, पर ये वस्तुतः काव्य पक्ष ही करने वाले थे, शास्त्र पक्ष नहीं। यानी काव्य पक्ष को ही सामने रखने वाले थे, शास्त्रों का पक्ष नहीं। संस्कृत साहित्य का जो शास्त्र पद है समृद्ध रूप में इन्हें विवेचित उपलब्ध हो गया, अतः इन्होंने स्वतः छानबीन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी और इन्होंने उसी में पिरोकर अपने काव्य को रख दिया। फल ये हुआ कि इनकी रचना शास्त्र में गिनाई सामग्री से आगे नहीं बढ़ सकी। ये केवल शास्त्र स्थिति संपादन ही करते रह गए। भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति से इनकी दृष्टि अपने आप ही हट गई। और दूसरे प्रकार के जो कवि हुए उनके बारे में ये कहा गया कि इन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु इनकी रचना पूर्णतः रीतिबद्ध है। ऐसे कवि वस्तुतः लक्षणों को
पद्यबद्ध करने का प्रयास इन्होंने नहीं किया और परिश्रम नहीं किया। रीति की सारी जानकारी उपयोग करना ये चाहते थे कि लक्षण रूप में प्रस्तुत रचना की अपेक्षा अपनी कृति में कसावट अधिक रखी जाए, जिससे अपनी कृति में ये चमत्कार लाने का थोड़ा प्रयत्न किया जाए। जैसे बिहारी, रसनिधि आदि इसी प्रकार के कवि थे, जिनके काव्य में अलंकारों का या काव्य शास्त्रों का बोझ नहीं है, परंतु इन्होंने बंधान अपने काव्य का रीति के बल पर ही बांधा है। उसी में टेढ़े सीधे मार्ग निकाले हैं। फिर भी रीति के भार से इनकी कविता लक्षण ग्रंथ प्रणेताओं की कृति की अपेक्षा कुछ कम दबी है। इन्होंने बंधनों को ढीला कर दिया है। इसी से इनमें कुछ ऐसी उक्तियाँ मिलती हैं जैसी शुद्ध शास्त्र स्थिति संपादन की इच्छा रखने वालों में बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो ये स्थिति रही कि रीति काल के नामकरण के लिए सारे कवियों के काव्य का विवेचन आवश्यक था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अगले व्याख्यान में इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।